हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और देखिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 12 है, ये लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है। और देखिए ये जो चैप्टर है वो हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे, जिससे आप सभी को पता है। और अगर जो आप इस चैनल पर नहीं हो तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि क्लास 6 से लेकर 12 तक का आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको इस तरह से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको वर्कशीट मिल जाएंगे जहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे आपको। और साथ ही आपका जितना भी सिलेबस का डिटेल्स होती हैं, जो भी आपका मैप वर्क है, फ्लो चार्ट्स हैं जहाँ मैं सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो एक ओवरऑल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपकी पढ़ाई के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स से। तो देखिए नोट्स में सारी के सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को मेंशन किया है मैंने यहाँ पे। और देखिए नोट्स से ना ईजिली समझ में आ जाता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, प्लस हाईलाइटेड भी हैं। तो आपको हर एक पॉइंट में आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड वर्ड मिलेगा, तो उससे आपको याद रहेगा कि हाँ इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में, इस पॉइंट में आपको क्या चीज़ याद करनी है। ठीक है, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस होता है एसएसटी का, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझें और समझने की कोशिश करें। और क्योंकि समझने से ना बहुत जल्दी याद भी होता है और चीज़ें काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहती हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी होगी वो है डेजर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं ये और किस तरह की ज़िंदगी होती है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे आप, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह की ज़िंदगी जो है डेजर्ट्स में होती है और कितने तरह के डेजर्ट्स होते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल डेजर्ट है क्या। तो देखिए इस चैप्टर में यही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, और किस तरह की ज़िंदगी जो है लोग जीते हैं डेजर्ट्स में। और डेजर्ट क्या है, तो डेजर्ट एक बैरन लैंड है। ठीक है, देखिए हाईलाइटेड वर्ड है बैरन लैंड, यानी बंजर भूमि है। जैसे अगर कहो तो अगर लोग इस्तेमाल ना करें तो वो वेस्ट लैंड में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन तो है ही एक कैपिटल है, और ह्यूमन हर चाहता है कि हर चीज़ का इस्तेमाल वो कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी तरह से डेजर्ट को भी वो खाली नहीं छोड़ते, वो किसी न किसी तरह से उसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और उसको वेस्ट लैंड होने से बचाते हैं। तो पर काफ़ी हद तक अगर देखा जाए, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए डेजर्ट क्या है, तो आप एक बैरन लैंड लिखोगे, यानी बंजर भूमि होती है। अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टराइज किया गया एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। ठीक है, हद से ज़्यादा आप कह सकते हो टेम्परेचर बहुत हाई होगा या फिर बहुत लो होगा। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, पूरे साल में देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर से कम की ही रेनफॉल बारिश होती है, यानी आप समझ सकते हो कि बहुत ना के बराबर बारिश होती है। और बारिश की वजह से देख सकते हैं आपकी स्कैंटी वेजिटेशन, जो वेजिटेशन पाई जाती है वो स्कैंटी होती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हद तक हर तरह की वेजिटेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, कहीं कहीं मिलेगी और वो भी स्कैंटी फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, और ये देखिए 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 तरह के डेजर्ट्स होते हैं। एक होता है हॉट डेजर्ट इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, तो आपको याद रखना है गर्म मरुस्थल होते हैं और गर्म रेगिस्तान, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। देखिए एरियाज वाइज होते हैं जो डेजर्ट्स होते हैं। फिर है हमारा जो सेकंड टाइप है वो है कोल्ड डेजर्ट्स इन द टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डेजर्ट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, किस एरियाज में पाए जाते हैं। तो जो हॉट डेजर्ट होते हैं, जो गर्म मरुस्थल और गर्म रेगिस्तान होते हैं, ठीक है, वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं वो टेम्परेट और पोलर एरियाज में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट ऐसा क्यों, कोल्ड डेजर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले जो अब तक ये कॉन्सेप्ट डीप में वे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आप सिर्फ समझते होगे जो सिर्फ गर्म जगह होती है, हॉट डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे सैंड पाई जाती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है से और बारिश नहीं होती और कम वेजिटेशन होती है, उसी को हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है वो एरिया। देखिए डेजर्ट का मतलब ही एक बैरन लैंड, यानी बंजर भूमि। ठीक है, तो चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड, अगर आप कोल्ड जगहों पर भी देखिए तो वहाँ भी वेजिटेशन नहीं पाई जाती, वहाँ भी टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ सर्वाइव करना। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी पॉइंट के वजह से ना डेजर्ट्स को जो है क्लासिफाई किया गया है, और इस तरीके से ही हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट की डेफिनेशन दी हुई है। अब आते हैं हॉट डेजर्ट। तो देखिए इस चैप्टर में हम एक हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हॉट डेजर्ट जो है वो सहारा के बारे में पढ़ेंगे, और आपका जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हॉट डेजर्ट में, तो यहीं से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो हॉट डेजर्ट सबसे पहली बात कि कहाँ पाया जा रहा है ये, तो ये 20 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में पाया जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में ये हॉट डेजर्ट जो है वो पाए जाते हैं। हॉट डेजर्ट जो है वो फाउंड होता है हर जगह, आप देख लो मोस्टली तो सारे कॉन्टिनेंट में पाया जाता है एक्सेप्ट, ठीक है, बट यूरोप और अंटार्कटिका देखिए हाईलाइटेड है। यूरोप और अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें हॉट डेजर्ट जो है वो पाए जाते हैं। कुछ हॉट डेजर्ट्स के नाम यहाँ लिखे गए हैं वर्ल्ड के, जैसे कि सहारा है, कालाहारी है, अरेबियन ग्रेट, ऑस्ट्रेलियन
अटाकामा है, थार है और मैक्सिकन डेजर्ट। तो ये मेन डेजर्ट है। इसमें से सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का वो है सहारा डेजर्ट। अच्छा, ये कवर क्या करता है, तो ये कवर करता है लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि सहारा डेजर्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है और कौन सा एरिया ज़्यादा कवर करता है। तो ये नॉर्थ अफ्रीका के एरिया को कवर करता है। इसके अलावा भी एक्सटेंड कहाँ तक फैला है, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट अप टू द रेड सी इन द ईस्ट। सहारा ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। इसमें से कौन कौन सी 11 कंट्रीज हैं, ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, माली, टूनिसिया, मोरिटेनिया, नाइगर एंड वेस्ट सहारा। सैंड जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है हॉट डेजर्ट का। इट इज़ अ फ्लैट वाटरलेस वेस्टलैंड, और जो रेगिस्तान होता है वो फ्लैट होता है। सैंड तो होती है, साथ में पानी नहीं होता। वेस्टलैंड किसी उपयोग का नहीं होता ये। सहारा जो है उसको अल खेला भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। तो सहारा को एल खेला भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एम्प्टीनेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये है सरफेस ऑफ दिस डेजर्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, आप कह सकते हो कि एकदम प्लेन नहीं होता। कहीं कहीं पे सैंड ड्यून्स भी पाए जाते हैं, तो ऊंचाई नीचाई वाले इस तरह यहाँ पे होते हैं। इट वॉज हाईलैंड्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड बेसिन्स। तो लिखा ही हुआ है कि कहीं हाईलैंड्स मिल जाएंगे आपको, प्लेटूज मिल जाएंगे, प्लेन्स मिल जाएंगे और बेसिन्स एरिया मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट एमी कॉसी जो है वो तिबेस्टी रेंज में हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद लेक चैड जो है वो ओनली फ्रेश वाटर लेक है जो इस रीजन में पाई जाती है। नाइल और नाइगर जो रिवर है वो फ्लो करती हैं फ्रिंजेस ऑफ दिस डेजर्ट। इस डेजर्ट के फ्रिंजेस में दो नदियां हैं जो यहाँ फ्लो करती हैं, वो है नाइल और नाइगर। इसके बाद आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है तो कौन इसको डिवाइड कर दिया गया हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में। हॉट डेजर्ट में सहारा, उसके साथ ही सहारा के बारे में कि कहाँ इसकी लोकेशन है, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, फिर आप फ्लोरा फाउना के बारे में पढ़ोगे और साथ में आप ये भी जानोगे कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, किस तरह से वो जीते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट है। तो ये सारी इसी तरह से आप जब कोल्ड डेजर्ट पढ़ोगे तो उसमें भी सब हेडिंग्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो अब आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जैसे कि पता ही है कि हॉट डेजर्ट है तो बिल्कुल जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा, एक्सट्रीमली ड्राई होगा, बारिश होती नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। सम ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर देख रहे हैं वर्ल्ड का, क्योंकि गर्म है एरिया है, तो हाँ जो हाईएस्ट टेम्परेचर वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड किया गया है वो यहीं पे किया गया है, और ये किया गया है अल अजीज़िया में जो लीबिया में है। और यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 1922 में रिकॉर्ड किया था। तो कितना था, ये था 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसको याद रखिएगा कि किस जगह पे किया गया था, कितना डिग्री सेल्सियस था और किस ईयर में किया गया था, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सहारा में जो टेम्परेचर है वो हाँ राइज होता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ तक मूव करते जाओगे तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। अंडर क्लियर स्काइज में देखें तो टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पहुँच जाता है विंटर नाइट में, और मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है समर के गर्मियों के आफ्टरनून में। और इसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो टूटने हीट होते हैं, और इसकी वजह से लूज सैंड भी जो होती है वो लूज हो जाती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखें तो ये भी वेरी करता है डिफरेंट जगहों पे, जो भिन्न भिन्न होता है ये, ठीक है। तो रीजन टू रीजन इस पर डिपेंड करता है, ईयर टू ईयर डिपेंड करता है किस तरह का अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। फ्लोरा एंड फाउना देखें तो फ्लोरा फाउना यहाँ क्योंकि इतना हॉट क्लाइमेट है, ड्राई है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन प्लांट्स तो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन हैं वो सूटेबल ही नहीं है कि यहाँ पे तरह तरह के प्लांट्स ट्रीज़ हो पाएँ। तो जो भी हैं तो कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो वो किस तरह के होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, वैक्स, और जो लीव्स होती हैं वैक्सी होती हैं, ठीक है। मोम की परत जैसे वैक्सी होती हैं, तो जिससे कि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा ना हो पाए और जो पौधे हैं वो पानी को सेव कर सकें। लेदरी लीव्स होती हैं और वो इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। अच्छा, मेन प्लांट स्पीशीज़ कौन सी हैं, ठीक है। तो मेन प्लांट स्पीशीज़ में आपको कैक्टस यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, आपको डेट पाम्स मिल जाएंगे, आपको बाओबैब नाम के प्लांट्स यहाँ मिल जाएंगे, ट्रीज मिल जाएंगे। अच्छा देखिए ये बाओबैब क्या है, तो ये बाओबैब देखिए हाँ अफ्रीका में मोस्ट जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे इस तरह के प्लांट आपको मिल जाएंगे। अच्छा इनकी एक खूबी ये भी है इस ट्रीज़ की कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने डेड रिलेटिव्स को यहाँ पे दफनाते हैं, ठीक है, इन पेड़ों के नीचे दफनाते हैं। तो एक याद के तौर पर, एक इंडिकेशन के रूप में इन पेड़ों के ही नीचे वो दफनाते भी हैं। तो ये भी एक खूबी है इन प्लांट्स की। इसके बाद आते हैं डेट पाम्स जो हैं वो कहाँ उगते हैं, तो जो खजूर के पेड़ होते हैं वो ओसिस में उगते हैं, ठीक है, नियर द ओसिस। ओसिस आप कह सकते हो जो पानी का थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जिस तरह के झील तालाब होते हैं ना, उसी तरह का पानी का एक सोर्स वहाँ पे, और उसके चारों तरफ जो है पेड़ पौधे उगते हैं। तो डेट पाम्स इस एरिया में उगते हैं, ओसिस में उगते हैं।
और एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो कौन कौन से, वो हैं कैमल है, फॉक्स है, स्नेक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, स्कॉर्पियंस और हाइनास जो हैं, ये कुछ इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आते हैं पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या एक्टिविटीज़, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी कैसी है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और ऐसे क्या काम करते हैं। एक्टिविटीज़ देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था और फिर कर देती हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने के बाद आपको कुछ पैसा मिलता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब जब क्लास 9th में आओगे तो आप इसको डीप में पढ़ोगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इको में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जिन एक्टिविटीज़ को करके आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख लेते हैं लोगों की ज़िंदगी। तो लाइफ इन द डेजर्ट हमें अच्छे से पता है डिफ़िकल्ट होती है, इतनी इजी लाइफ नहीं होती है। यहाँ पे जो मेन नोमैडिक ट्राइब्स हैं, यानी जो यहाँ के लोग हैं, बंजारे हैं, जो ट्राइब्स यहाँ रहती हैं, जो जातियाँ रहती हैं, वो कौन सी हैं। तो दो ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे रहती हैं डेजर्ट एरिया में। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है बेडविन्स और ट्यूरिंग्स, ठीक है। इसको हाईलाइटेड कर रखा है और आपको इसको याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं क्या काम करती है, तो ये एनिमल्स को पालती हैं, ठीक है। एनिमल्स को उनको से शीप है, कैमल है, गोट्स हैं, उनको पालती हैं। अच्छा, क्यों पालती हैं, देखिए किसी भी एनिमल को जब पालते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट, कुछ ना कुछ बेनिफिट के हिसाब से पाला जाता है। तो ये एनिमल क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये एनिमल मिल्क, हाइड्स और मीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हेयर होते हैं एनिमल्स के वो किस चीज़ के उपयोग में आते हैं। तो ये जो हेयर होते हैं इन एनिमल्स के वो क्लोथ्स, कारपेट्स, मैट्स और ब्लैंकेट्स बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। हाइट्स मतलब इनकी जो खाल होती है वो। इसके बाद आते हैं जो ट्राइब्स हैं इस रीजन की, वो कहाँ रहती हैं, कैसे ज़िंदगी जीती हैं। तो ये टेम्परेरी टेंट्स में रहती हैं। देखिए मैंने आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन किया था, ज्योग्राफी का चैप्टर 9 है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिफरेंट तरह के सेटलमेंट्स को बताया था। तो वहाँ मैंने आपको टेम्परेरी, परमानेंट, है ना, ये इस तरह के सेटलमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो वो आप देख लीजिए वीडियो, तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो देखिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, और साथ ही जब आप मेरे होम पेज पे भी आते हो चैनल के, तो होम पेज पे भी आपको क्लास वाइज, चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस। और अगर आपको नहीं मिलती तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। प्लस प्लेलिस्ट ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ भी क्लास वाइज, जैसे क्लास 6 हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th है, 12th है, तो वहाँ पे आप जब जाओगे ना तो आपको क्लास वाइज आपको प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप इजीली जो है अपने चैप्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए टेम्परेरी टेंट्स में लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं परमानेंट घर नहीं बनाते हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस वजह से टेम्परेरी टेंट्स में रहते हैं। ड्रेस जो है इनके, जो ये कपड़े पहनते हैं वो इस देखिए हम जब भी जो कपड़े पहनते हैं, एक तो हमें कपड़े जो है रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी देते हैं, ठीक है, अच्छे लगते हैं हम लोग। इसके साथ ही जो कपड़े जो होते हैं वो प्रोटेक्ट भी करते हैं हमें, और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, वेदर से, ठीक है। तो यहाँ भी यही है कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है जो कि उन्हें हॉट, विंड और डस्ट स्टॉर्म से बचा सके। तो एकदम पूरा कवर करते हैं अपने आप को अच्छे से ये लोग, सर से लेकर पैर तक, और सिर्फ आंखें जो हैं वो थोड़ी सी खुली छोड़ते हैं। नियर द ओसिस, तो देखिए नियर जो ओसिस, जो पानी का सोर्स वाला एरिया होता है जहाँ पौधे उगते हैं, तो डेट पाम्स वाले पौधे जो यहाँ उगाए जाते हैं, तो इस एरिया में जो पीपल हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और वो जो पीपल हैं वो क्या काम करते हैं, वो ज़्यादातर कल्टीवेटर्स होते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, या फिर हर्ट्समैन होते हैं यानी जानवरों को पालते हैं, तो चरवाहे होते हैं, ठीक है। दे लीड अ सेटल्ड लाइफ, और ये कैसी ज़िंदगी जीते हैं, सेटल्ड लाइफ, यानी वो टेम्परेरी नहीं जीते, वो सेटल्ड एक जगह ही रह के अच्छे से सेटल्ड लाइफ जीते हैं। और ये कहाँ पे, स्पेशली ये नाइल वैली जो है इजिप्ट में, वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे राइस है, वीट है, मेज है, बार्ले है, कॉटन है। ओसिस जो है सेंटर्स ऑफ ट्रेड भी है, यानी यहाँ पे लोग बिजनेस भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, चीज़ों को खरीदते और बेचते भी हैं। एग्रीकल्चर, लोकल ट्रेडिंग और हार्डिंग जो है वो बिकम बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो लोग हैं अपनी इकोनॉमी को अर्न कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो लोकल ट्रेडिंग करते हैं, यानी लोकल लेवल पे व्यापार करते हैं, ऐसा नहीं इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को नहीं बेचते, एक दूसरे समुदाय को जो है वो चीज़ें बेचते हैं। हार्डिंग वो चरवाहे वाला काम करते हैं। कैमल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है, और इट इज़ यूज एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी भारी से भारी जो सामान भी जो है वो कैमल जो है इजिली उठा लेता है, इसी वजह से। और कैमल साथ में आपको याद होगा शिप ऑफ द डेजर्ट भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो कैमल है वो बहुत सारे सामान तो उठाता ही उठाता है, साथ में जो पानी है वो आपने सुना होगा वो स्टोर करके रखता है, तो इतना उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, एक बार जो पानी वो पी लेता है तो वो काफ़ी दिन उसका चल जाता है।
और रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी होती है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं, देखिए आप देखेंगे कि जो गॉड ने जहाँ भी जो चीज़ें बनाई है प्राकृतिक वे में, तो उन्होंने कुछ ना कुछ खूबियाँ उनमें डाली हैं, और इसी वजह से एक रीज़न होता है कि क्यों कुछ एनिमल्स और कुछ तरह की वेजिटेशन क्यों किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। इसके बाद आते हैं कि ये हाँ और क्या क्या चीज़ देता है। देखिए बर्डन उठाने के साथ साथ कैमल मिल्क, मीट और फर स्किन भी प्रदान करता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। मिनरल ऑयल भी यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, यहाँ पे मिले हैं अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में। तो मिनरल ऑयल जहाँ पाए जाते हैं तो आप कह सकते हो कि इकोनॉमी का एक अच्छा सोर्स होता है। इसके साथ ही अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि नेचुरल गैस है, आयरन ओर है, कॉपर है, मैग्नीज है, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन्हीं की वजह से देखिए जब ये चीज़ें होती हैं तो इनकम भी सोर्स भी अच्छे होते हैं और वो एरियाज डेवलप होते ही होते हैं। तो मैनी सिटीज़ भी हैं जो यहाँ डेवलप हुई हैं, और इन सिटीज़ में मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स हैं, सुपर हाईवेज जो हैं, तो इस तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी इनको प्रोवाइड की गई है। मैनी पार्ट्स जो है वो सहारा डेजर्ट के वो अब एरोप्लेन से अटैच भी हैं, ठीक है, आप एसेसिबल हैं, वो वहाँ पे प्लेन्स एरोप्लेन्स जाते हैं। और आगे चल के प्लान भी बनाया गया है कि जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे ट्रांस सहारा रेल रोड, मतलब रेलवे और रोड्स जो हैं वो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं कोल्ड डेजर्ट पे। तो देखिए हमने हॉट डेजर्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, अब मूव करते हैं कोल्ड डेजर्ट पे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोल्ड डेजर्ट में हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, और देखिए मीनिंग वगैरह सब याद रखिएगा कि जितने भी हाईलाइटेड है, आप एक रिविजन जब करोगे, जब इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आप सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स देखेंगे और आप पूरा पॉइंट अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ इस पॉइंट में क्या था। तो लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा था ये चीज़ कि डेजर्ट दो तरह के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। तो लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। इट इज़ नोन, ठीक है, इसका उसको और क्या बोला जाता है, तो इसका नाम जो है वो है खप्पा चैन, और इसका क्या मतलब होता है, स्नो लैंड। इट इज़ लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बनाया है। ला का मीनिंग होता है माउंटेन पास और दक का मीनिंग होता है कंट्री। इन 1979 तक जो ये डिवाइडेड इन जून 1979 में इसको डिवाइड किया गया लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले ये एक ही था, बट 1979 के बाद इसको जो है लेह और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो है लद्दाख का वो ये है कि यहाँ पे हाई माउंटेन्स हैं और एडिडिटी, मतलब जो आप कह सकते हो ड्राइनेस है, ठीक है, सूखा वातावरण है। लद्दाख जो है उस वो चारों तरफ से सराउंडेड है काराकोरम रेंज से साउथ में, और लद्दाख इसके साथ ही सराउंडेड है काफ़ी सारे ग्लेशियर से भी, जिसमें से एक है गंगरी ग्लेशियर। इसके बाद आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। तो देखिए जैसे मैंने पहले बोला था कोल्ड और ड्राई है, तो ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि इतनी ऊंचाई में ये एरिया है, तो इस वजह से जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है और ड्राई है। डे टेम्परेचर देख लें ड्यूरिंग समर सीजन में तो जस्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, और नाइट टेम्परेचर देख लें तो -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। विंटर्स में तो और हालत खराब हो जाती है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती होगी वहाँ पे। ग्रेट हिमालयन रेंज देखें जो यहाँ पे है वो एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, किस तरह से एक एक्ट करता है एक बैरियर की तरह, और किस चीज़ से बचाता है, तो ये बचाता है जो मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स आते हैं उनको वो इन एरिया में एंटर नहीं होने देते हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज। और इस वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे रेनफॉल होता है वो लो होता है 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। फ्लोरा और फाउना देख लें तो किस तरह की फ्लोरा, मतलब जो वेजिटेशन है यहाँ पे पाई जाती है, फाउना एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं। तो इतने डिफिकल्टी के बाद भी देखिए कुछ प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, और क्या डिफिकल्टी है, लेस रेनफॉल और कोल्ड क्लाइमेट, और इसकी वजह से देखिए पैचेस ऑफ ग्रास, आपको पैचेस कहीं कहीं जो है पैचेस ऑफ ग्रास मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ कुछ हिस्से में ग्रास मिल जाएंगी, श्रब्स मिल जाएंगे। रिवर वैलीज एरिया में जाएंगे तो आपको पॉपुलर्स और विलोस पेड़ पौधे जो हैं वो मिल जाएंगे, वो यहाँ ग्रो होते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन देखे जाए तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी यहाँ उगते हैं, एप्पल उगते हैं, वॉलनट्स हुए, एप्रिकॉट्स हुए, तो इस तरह के जो हैं फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं। याक, वाइल्ड गोट्स, डॉग्स, वाइल्ड शिप, ये यहाँ पे पाई जाती हैं, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। गोट्स और जो शेप है वो मैंने जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एनिमल्स जो है कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे मिल्क, मीट्स और हाइट्स प्रोवाइड करते हैं। कई तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पाए जाते हैं, माइग्रेशन के थ्रू वो बाहर देश से दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं, तो इनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे रॉबिन्स हैं, स्नो कॉक्स हैं, रेवेंस हैं, रेड स्टार्स हैं, इस तरह के जो स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की वो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब आते हैं पीपल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पीपल कहाँ कैसे यहाँ रहते हैं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे अपना भरण पोषण लाइवलीहुड को अर्न करते हैं।
तो यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि ठंडियों में तो इतनी ठंड पड़ती है तो लोग खेतों में काम नहीं करते, उस टाइम वो अपने एनिमल्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है, एनिमल्स को ही पालते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं। पर जब समर सीजन होता है तो हाँ वो फसलें उगाते हैं, क्योंकि अन्न भी उतनी ज़रूरी है, अन्न नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये जो है वो मई के महीने में वो सो करते हैं और सितंबर तक हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं टू अवॉइड फ्रॉस्ट, ठीक है, ताकि जो फ्रॉस्ट है धुंध वगैरह ना पड़े। व्हीट और जो बार्ले हैं वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो यहाँ पे उगाई जाती है, और सबसे मेन आपसे पूछा जाए तो व्हीट है। ग्रेन फार्मिंग यानी इस तरह की अनाज वाली फसलों को उगाने के साथ साथ वो हॉर्टिकल्चर यानी सब्जियां और फलों को भी उगाते हैं। लाइफ स्टॉक रियरिंग यानी पशुपालन भी करते हैं। फ्रूट्स में देखें तो मेलन्स, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज जैसी फ्रूट्स वो उगाते हैं, और वेजिटेबल्स में बीन्स, टर्निप, पीज और पोटैटोज उगाते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसको शॉर्ट में DRDO बोलते हैं, और ये डेवलप करते हैं, ये ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करके न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि वो लोगों को किस वे में किस लिए न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी जाती है, ये स्टार्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट्स और सब्जियाँ जो हैं वो उगाई जा सकें और लोगों की मदद की जा सके, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकें। जो हेयर होते हैं शेपर गोड्स के, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो वुलन क्लोथ बनाने के इस्तेमाल होते हैं। पाशमीना जो है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो पाशमीना जो है, जो यहाँ की गोड्स जो हैं, जो जंगली बकरियां यहाँ पाई जाती हैं, वो उनसे पाशमीना जो है शॉल बनाई जाती हैं, जो एक मेन सोर्स होते हैं इनकम के। और विंटर में देखिए कोई वर्क नहीं होता फील्ड्स में, खेतों में कोई इसी तरह की खेती वाला काम नहीं होता है, वीविंग का काम होता है, पशुपालन पे ध्यान दिया जाता है, वीविंग होती है, और ये एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है इस टाइम पे विंटर में। यहाँ पे इसके साथ ही लार्ज नंबर पे देखें तो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं, और आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, मठ मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट मठ्स, और साथ ही आपको ट्रेडिशनल गोम्पास भी मिल जाएंगे। देखिए गोम्पास क्या है, ये भी ट्रेडिशनल वे में जो मठ यहाँ पे बनाए गए थे उनको गोम्पास बोलते हैं, और इसमें हैमिस हैं, थिक्से हैं, शे है, लैमेयुरु है, ये फेमस गोम्पास हैं यहाँ के, तो ये याद रखिएगा आप। और लद्दाख में जो है वन ऑफ द फ्यू ट्रांस हिमालयन एरियाज भी है, जिसकी वजह से विजिटर्स जो है यहाँ पे आते हैं और टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। और टूरिस्ट जब आते हैं तो हाँ इन लोगों की इनकम अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो इनकी चीज़ों को खरीदते हैं याद के तौर पे, और अगर ट्रांसपोर्टेशन है, गाइड्स ये लोग बनते हैं, तो उससे भी जो है यहाँ का एरिया जो है डेवलप होता है। फ्रूट्स वहाँ से खरीद के लाते हैं लोग, ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, तो ये भी एक अच्छा सोर्स होता है इनकम का। तो टूरिज्म को भी जो है गवर्नमेंट चाहे तो वो ज़्यादातर प्रमोट करे, और ये करती भी है गवर्नमेंट। मोस्ट पीपल जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ने देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे ये आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या क्या ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी सुधार सके, और यहाँ के जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव कर सके। तो इसमें देखिए सारे हाईलाइटेड वर्ड मैंने कर दिए हैं हर पॉइंट के, और आप वर्ड को पढ़ लोगे तो ईजिली आपको याद रहेगा। सबसे पहले जो है इरीगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट की जाए इरीगेशन फैसिलिटीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकें यहाँ पे। इसके साथ ही लाइफ स्टॉक की जो लोकल ब्रीड्स है उसको और इम्प्रूव किया जा सके, पशुपालन और अच्छे से किया जा सके, टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए और डेवलप किया जाए, फॉडर प्रोडक्शन, चारा जो है ठीक है जो जानवर खाते हैं उसको और डेवलप किया जा सके, जिससे जानवर जो हैं वो और अच्छे वैरायटी के यहाँ पे प्रोड्यूस हों और एक अच्छी ग्रोथ दे सकें, अच्छा प्रोडक्शन दे सकें यहाँ के लोगों को। और प्लांटिंग ट्रेडिशनल ट्रीज जैसे पॉपुलर्स और विलोज हैं, इस तरह के ट्रीज उगाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल वुड के काम आ सकें। इंप्रूवमेंट किया जाए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, तो देखिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अगर इंप्रूव होगा तो ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन देखिए तो हाँ टूरिज्म के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें भी अगर आपको बिजनेस करना है, आप लाइफ स्टॉक कह रहे हो, अब जब जानवरों को पाल रहे हो, जो चीज़ें उनसे मिल रही हैं और आपको सेल करनी है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन एक अच्छा रास्ता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ले के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो ले जो है कैपिटल है लद्दाख की, और नेशनल हाईवे जो 1A है ठीक है, ये कनेक्ट करता है ले को कश्मीर वैली से, और कौन से पास से, जोजिला पास से, ठीक है जोजिला पास, तो इसको याद रखिएगा। टू मेन जो टाउन से यहाँ पे ले और कारगिल वो कनेक्टेड है एयर सर्विसेज, यानी यहाँ पे आपको एयर सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, आप प्लेन्स की हेल्प से भी यहाँ जा सकते हैं। लद्दाख जो है वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस है वियर तिब्बतियन बुद्धिज्म कंटिन्यूज टू बी प्रैक्टिस एज अ लिविंग रिलीजन। तो लद्दाख एक उन प्लेसेस में से है जहाँ पे तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है आज भी उसको कंटिन्यू किया गया है और प्रैक्टिस करते हैं एज अ लिविंग रिलीजन, यानी एक जीता जागता जो है वो धर्म है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।